दावे किए जा रहे हैं कि राम माधव जो आए हैं तो जरूर इसके पीछे वजह यह है कि एक बार फिर पीडीपी के साथ अलायंस हो। हालांकि क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, एक हिस्ट्री रही है इसके पीछे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ क्लेम करने की वजह क्या है? देखिए, पिछले एक्सपीरियंस को जहां तक खंगालते हैं लोग, तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर एक जो ब्रिज का काम किया है वो माधव राम जी ने किया हुआ है। तो उसके बाद आपने देखा कि जब उन्होंने ब्रिज का काम करके नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने की कोशिश की, जिसमें पीडीपी और बीजेपी है, उनका इल्हाक हो गया, फिर एक सरकार आई। तो ऐन वक्त पर इस वक्त उनको फिर से बागडोर संभालना, तो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि मे बी एक फिर से वो गठबंधन जो पहले बना हुआ था उसकी कहीं ये शुरुआत तो नहीं है। उसके साथ साथ मैं एक तो लेकिन जो देवेंद्र राणा ने बयान दिया है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो खदशा बेसिकली हो जाता है, मुझे पहले कंप्लीट करने दे दीजिए। जो खदशा हो जाता है, आपने देखा होगा जब इंडिया ब्लॉक बना, उसका जो मुख्य सदस्य पीडीपी भी रहा है। जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को इंडिया ब्लॉक ने सीट शेयरिंग में 3 सीटें चूंकि ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थी, उनको कंसर्ट दे दिया कि आप इन 3 सीटों पर लड़िए और जम्मू की सीटें जो है इन पर जो कांग्रेस है वो लड़ेगी। तो वहां पर हमने उनका समर्थन किया और उन्होंने हमें कश्मीर में समर्थन किया। तो पीडीपी भी उस कोलिशन का एक हिस्सा थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीडीपी जो है उन्होंने अपना कैंडिडेट उठाकर खैर उनका तो ये कहना है ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोऑपरेट नहीं किया, कि हरदर्मी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिखाई लोकसभा के चुनाव के लिए, वरना वो तो अभी भी खुद को इंडिया ब्लॉक का ही हिस्सा मानते हैं। आज भी वो कहते हैं कि वो कांग्रेस की जो हिमायत है वो अभी भी सपोर्ट करने को तैयार है। पर ये कि जो आप देवेंद्र राणा ने कहा है, वो कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कहेगी कि किसी और के साथ अलायंस करने की कोशिश में है बीजेपी। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो खुद कितनी बार कोशिशें कर चुकी है कि वो बीजेपी के साथ एक अलायंस बना सके। 2014 के बाद तो कई मर्तबा कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो खुद पता है, क्योंकि उनको पूरी प्रोसेस अच्छे से मालूम है कि किन से मिला गया था, किन से बातें की गई थी। देखिए, जो पहला अलायंस हो गया पीडीपी और बीजेपी के बीच में, उसमें पीडीपी ने वोट सब लोगों से ले लिए, ये कहकर कि बीजेपी को हम यहाँ आने नहीं देंगे, तो बीजेपी को हम यहाँ से खत्म करके हम अपनी एक सत्ता सरकार बनाएंगे। तो वो अलायंस जो उन्होंने बीजेपी के साथ किया, तब किया जब उन्होंने इलेक्शन जीते। तो पहले उन्होंने वो चीज डिस्क्लोज नहीं की। अगर हमारे दिलों में ऐसी कोई बात होती या हमारे टेबल पर ऐसा कोई प्रपोजल हमारी तरफ से किसी और को होता, तो ये अलायंस जो है ये प्रीपोल अलायंस नहीं बनता। ये प्रीपोल अलायंस इसीलिए बना है क्योंकि ये एक अभी की बात वो कह रहे हैं कि उस वक्त 2014 के दौरान जो है कोशिशें की गई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। हालांकि उस पर आएंगे हम। सोहेल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। सोहेल जी, इन एलिगेशंस के बारे में क्या कहें? मैं आऊंगी आपके पास नीलोफर साहिबा इसके बाद। सोहेल जी, ये जो एलिगेशंस लगे हैं इसके पीछे की वजह है, राम माधव आर्किटेक्ट माने जाते हैं, क्योंकि बीजेपी ने उनकी बदौलत ही, उनकी वजह से ही आसाम में और जम्मू कश्मीर में अपनी हुकूमत कायम की थी, और अब इतने अरसे बाद वो वापस उनकी एंट्री हुई है। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? सत्यपाल मलिक ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, क्योंकि पीडीपी जो है कमजोर पड़ गई है, राम माधव जम्मू कश्मीर आ चुके हैं। अरे ये बात जो उमर अब्दुल्ला साहब भी रख रहे हैं, ये उमर अब्दुल्ला साहब का डर खौफ है। उनको पता चल चुका है कि कश्मीर में हमारी सीटें निकलने वाली नहीं है, तो ये वो डर खौफ है और ये एक नया शगुफा फेंका जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। हम बिल्कुल साफ तौर पर क्लियर कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जम्मू कश्मीर को धोखा दिया है, उसको मद्देनजर रखते हुए मतलब नहीं बनता है कि आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। जम्मू कश्मीर को जो बीजेपी ने धोखा दिया या पीडीपी को जो धोखा मिला, उससे सबक सीखा गया है? अरे जम्मू कश्मीर की जनता को, जो हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था उसमें क्लियर था कि 370 को ये लोग हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने धोखा दिया है। और जब हमारी शुरुआत बीजेपी और पीडीपी के साथ हुई तो हमारा पहला मकसद ही एक था कि 370 को ये लोग हाथ नहीं लगाएंगे, और इस पे ये लोग एग्री हुए थे। लेकिन कहने का मतलब ये, इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा दिया है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पीडीपी के पास लेकर भी तो राम माधव जी भी वही आए थे, और ये भी माना जाता है कि जब 370 आने की बात हुई थी, देखो राम माधव आए उस इनर सर्कल में और उस मीटिंग में राम माधव जी नहीं थे, और उसके बाद उनकी देखो राम माधव जी आए, राम माधव यहाँ पे आए, क्या करने आए वो हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें इस चीज का जरूर पूरा का पूरा मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा दिया है। किसी हालात में भी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे नहीं। हाँ, उमर अब्दुल्ला साहब डर गए हुए हैं
उनको मालूम चल गया हुआ है कश्मीर में हमारी सीटें नहीं निकलेंगी, इस करके ये नया नया शगुफे फेंकते जा रहे हैं। और इसी का नतीजा ये वक्त बताएगा कि आने वाले समय में कौन किसके साथ जुड़ता है। मुफर साहिबा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? देखिए मुनज़्ज़ा साहिबा, इनको पता होना चाहिए, जो पीटीपी के सोहेद साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो हाल ही में इनके इलेक्शंस हुए उसमें तो जमानत भी जब्त होगी इनके कैंडिडेट की, तो हमें डरने की जरूरत नहीं। किसकी जमानत जब्त हुई है? हम डरते हैं ना हम झुकते हैं, लेकिन एक चीज मैं इनसे कहना पाऊं, किसकी जमानत जब्त हुई है ये तो बता देंगे। जब इन्होंने इन्होंने कुछ सीटें ले ली थी, 25 नंबर सीटें ले ली थी पीडीपी ने, तो अनकंडीशनल सपोर्ट दे दिया था उस वक्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनको, हमें सत्ता में नहीं आना, हमें कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, आप बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाइए बल्कि आप हुकूमत बनाइए, हम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे। ये ऑन ट्रैक है, ये रिकॉर्ड है। तो ये कहना कि हम किसी के दरवाजे पर गए थे, अगर हम किसी के दरवाजे पर गए होते तो हमने हुकूमत भी बनाई होती, लेकिन हम किसी के दरवाजे पर नहीं गए, बल्कि हमने इनको कहा कि आपको हम अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे। बहरहाल देवेंद्र राणा का कहना है कि ये कोशिश, एक प्रपोजल तो कई दिए गए थे लेकिन बीजेपी की तरफ से वो मंजूर नहीं हुए। लेकिन चलिए ये बात तो है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त ये बयान जरूर दिया था कि बीजेपी के साथ पीडीपी हाथ ना मिलाए, हम पीडीपी को सपोर्ट करेंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान बीजेपी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका। डॉक्टर ताहिर, राम माधव की वापस एंट्री जम्मू कश्मीर में और ऐसे मौके पर असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं, बीजेपी में वापस से उनका जो एंट्री हुआ है, इस वक्त जरूरत की क्या वजह कि जम्मू कश्मीर वापस राम माधव को भेजा गया है? देखिए, राम माधव साहब का जम्मू कश्मीर में आना कोई ऐसी वैसी वजह नहीं है। राम माधव साहब जम्मू कश्मीर और संगठन के काम करने वाले व्यक्ति हैं पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी, तो राम माधव जी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते रहे हैं। नहीं, लेकिन एक गैप जो हमने देखा 5 साल का, वो भी तो रहा था। उसके बाद जो अब लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जो उम्मीद की जा रही थी परफॉर्मेंस की बीजेपी की तरफ से, वैसा नहीं हो पाया। उसके बाद आरएसएस की तरफ से भी उसका कुछ क्रिटिसिज्म देखने को मिला था। राम माधव जी ने भी अपना एक ओपिनियन पीस लिखा था, और उसके बाद ही जो है अब ये एंट्री हुई है। क्या ये एक लास्ट होप की तरह, या फिर जिस तरह उन्होंने पिछले इलेक्शंस हैंडल किए थे, जो एक अलायंस फॉर्म किया था, चाहे हम आसाम की बात करें या जम्मू कश्मीर में, उसको मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने एक बार फिर जो है उनका सपोर्ट चाहा है? देखिए, बीजेपी बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा संगठन है, और राम माधव साहब उस संगठन के एक बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। और मुझे लगता है कि पार्टी हाईकमांड ने राम माधव साहब को इस टाइम पे जम्मू कश्मीर में भेजना, ताकि संगठन के बीच में रह के संगठन की एक्टिविटी, संगठन का काम करने का तरीका, कार्यकर्ता को कैसे बूस्ट करना है असेंबली इलेक्शन के लिए, इन सभी चीजों के ऊपर वो काम करेंगे। लेकिन इस टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस तरह की सोच रखना और इस तरह के बयानात देना, इस तरह क्या उंगली उठाना भारतीय जनता पार्टी पे, ये चीज बताती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं उनके कदम डगमगा रहे हैं। वो समझते हैं कि आने वाला वक्त जो है वो बेहतर नहीं है उनके लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम ने जो फैसला लिया होगा, मुझे लगता है बहुत जल्दी उनको समझ आ जाएगा। पर डॉक्टर ताहिर साहब, ये अगर आप कह रहे हैं कि ये जो बयान है बहुत गलत है, तो ये गलत इतना क्यों है कि अगर अलायंस बनाया जाता है, कोalition होता है, तो उसमें इतनी गलत बात क्या है? ये ऐसा तो पहली बार होगा नहीं कि बीजेपी कर रही है, पहले भी तो किया है। नहीं, लेकिन देखिए ना, इस टाइम पे पीडीपी के साथ हमारा नाम जोड़ना या किसी और पार्टी के साथ जोड़ना बड़ी बेबुनियाद सी बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने सत्यपाल मलिक ने कहा है अपने इंटरव्यू में, उन्होंने कहा है कि राम माधव का इस वक्त जम्मू कश्मीर में होना ये वजह भी है कि पीडीपी कमजोर पड़ गई है। नहीं, ये लोगों की अपनी सोच है, और रीजनल पार्टीज के, अपोजिशन पार्टीज के लोग कुछ भी सोचते रहे, मैं मुनासिब नहीं समझता हूं कि उनकी सोच के ऊपर उनकी टिप्पणी की जाए। वो कुछ भी कहें, भारतीय जनता पार्टी परिवार का एक अपना काम करने का तरीका होता है इलेक्शन के टाइम पे, और इस टाइम पे देश के बहुत दिग्गज लीडर्स, बहुत एक्सपीरियंस और बहुत सारे लीडर्स जम्मू कश्मीर के बीच में हैं। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन जब लड़ती है तो उसको बड़े जंग की तरह देखते हैं हम लोग, और हम पूरे सिस्टम के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि जो कार्यकर्ता के बीच में जब सेंटर हाईकमान के लीडर्स आके काम करते हैं, तो ये बता दीजिए कि क्योंकि आपने कहा कि एक बहुत बड़ा संगठन है, इसमें प्रॉपर अपने पोजीशंस रहती है, हर एक का अपना पद रहता है, तो ये बता दीजिए कि जब
इतनी बड़ी कामयाबी राम माधव के जरिए मिली थी, उसके बाद जो है 370, ये माना जा रहा है कि 370 को हटाने का जब फैसला लिया गया था या उसके बाद जिस तरह की मीटिंग भी हुई थी, उनमें राम माधव जो है लूप में नहीं थे। इसकी क्या वजह है और इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, 370 की आप बात करेंगी, 35A की बात करेंगी, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के ऊपर ये चीजें थी और भारतीय जनता पार्टी शुरू से 370 की भी हम बात करते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपने की बात करते थे, जो उन्होंने सपना देखा था जम्मू कश्मीर के लिए, और ये चीज हमारे मैनिफेस्टो के ऊपर सबसे ऊपर प्रायोरिटी पे रहती थी। और भारतीय जनता पार्टी देश की एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, हम जो कहते हैं वो करते हैं, और जब वो राइट टाइम आया हमने उस चीज को किया। आज 370 कहीं पे भी नहीं है, 35 नीलोफर साहिबा, ये बताइए कि अगर एनसी ये कह रही है कि हो सकता है कि अभी राम माधव की प्रेजेंस जो है कि अलायंस को ढूंढ रहे हो वो, लेकिन पीडीपी को ही क्यों? क्योंकि जो कुछ हुआ 2014 के बाद से, उसके बाद क्यों आपको लगता है कि पीडीपी और बीजेपी के बीच अलायंस हो सकता है, जबकि अब जो सिचुएशन बनी है वो बहुत ही डिफरेंट है जो उस वक्त में सिचुएशन थी। अब तो वो जो है पीडीपी शायद ही चाहे कि इस तरह का एक इक्वेशन उनके लिए फिर से बन सके, जिसकी वजह से उनके जो भी पॉलिटिकल फाउंडेशन है वो मजीद खराब हो सकता है। तो वो क्यों फिर से ऐसा चाहेंगे? देखिए मनोजा शाह, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सोच रही है, उमर अब्दुल्ला साहब सोच रहे हैं, उनकी टीम ताहिर साहब, मैं आपके पास आऊंगी। सवाल नीलोफर साहिबा से है। जनता पार्टी का इन चीजों से, इन सोच से कोई लेना देना ठीक है ताहिर साहब, सवाल नीलोफर साहिबा से है। ओके, देखिए मुनज़्ज़ा जी, आपको पता होगा कि जो अभी का अलायंस बनाया हुआ है, इंडियन अलायंस, इसमें अभी भी दरवाजे पीडीपी के लिए खुलकर रखे गए थे कि आप आ जाइए अगर आप चाहती हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जो लाइक माइंडेड पार्टीज है वो एक जुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाए ताकि हम बीजेपी को यहाँ से जम्मू कश्मीर से बाहर रखें। तो उस अलायंस की जो भी मैनिफेस्टो जैसे हमने दे दिया या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बनेगा, उन चीजों को देखकर तो एक ओपन इनविटेशन, जो जनरल इनविटेशन है, वो पीडीपी के लिए भी था। लेकिन बदकिस्मती से पीडीपी ने वो एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट निकालकर वो सामने हमारे रख दी है। इससे पहले भी मैंने आपसे अभी एक एग्जाम्पल दे दी, जिस वक्त उमर साहब के खिलाफ उन्होंने फयाज मीर को नॉर्थ में उठाया, तो वो अलायंस जो बनी हुई है उसका एक मुद्दा और मकसद एक ही है, पर्पस एक ही है कि वो बीजेपी को जम्मू कश्मीर से बाहर रखे। जो अब उस अलायंस का हिस्सा नहीं है तो वो डायरेक्टली किसको सपोर्ट कर रहा है? वो डायरेक्टली तो नहीं, कॉमन सेंस से बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इससे पहले एक महाज जो बनाया गया उमर साहब के खिलाफ, वो एक महाज इसलिए बनाया गया ABC को लेकर ताकि वो उमर साहब के खिलाफ लड़े, इकट्ठे लड़े वो लोग। लेकिन उमर साहब भी जो है लोकसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। मुझे बोलने दे दीजिए। एक महाज बना दिया गया जिस वक्त किसी ने अपना कैंडिडेट नहीं डाला, बल्कि एक ही पार्टी थी जिसने अपना यहाँ पर कैंडिडेट डाला। पीसी को नॉर्थ में सपोर्ट कर रहे थे, उसमें अपनी पार्टी, उसमें दूसरी पार्टियां। उस वक्त भी उस अलायंस को अगर किसी ने वायलेट किया, वो पीडीपी ने ही किया। सोहे साहब, अलायंस को वायलेट क्यों किया गया? अगर आपको जो है ये मौका दिया जा रहा था कि अलायंस में आप शामिल हो जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस। नीलोफर साहब, आऊंगी आपके पास। सोहित जी, अगर मौका मिल रहा था पीडीपी के पास कि अलायंस फॉर्म करें, मुझे लगता है कि हमारे एनसी के जो स्पोक्स पर्सन है, जो प्रवक्ता है, उनको कम जानकारी है इस मसले में। मैं इनको जानकारी देना चाहता हूं जो इतिहास में जो कुछ हुआ है। जिस तरह से उमर साहब ने खुद कह दिया था कि हम पार्लियामेंट में इलेक्शन से अलग से लड़ेंगे, ये उनका था कहना। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हम तो भारत के संविधान की सुरक्षा के लिए इंडिया अलायंस के साथ थे, बट एनसी कभी भी नहीं चाहती थी कि पीडीपी हमारे साथ आए। और वो एक घमंड था उनका, वो एक घमंड था, वो उनका एक घमंड टूटा है, वो उनका एक घमंड टूटा है, जो घमंड लेकर वो पार्लियामेंट में चले थे और वहां की कश्मीर की जनता ने उनका घमंड तोड़ा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में भी कश्मीर की जनता उनका घमंड तोड़ेगी। अरे हम तो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में एक ज्वाइंट सिस्टम बने जिसमें सब इकट्ठे चले, लेकिन घमंड में चल रही है। अब वो घमंड आने वाले समय में कश्मीर की जनता उसका जवाब देगी। ये बता दीजिए सोहे साहब, एक और जो बयान उमर अब्दुल्ला ने दिया कि एक हुर्रियत के कुछ लीडर जो है शामिल हो रहे हैं पीडीपी में। हालांकि उन्होंने कहा कि खैर मकदम है, सोच बदल रही है, मेन स्ट्रीम जो है मेन स्ट्रीम धारे में आ रहे हैं। लेकिन ये भी जो है माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि पिछले जो इलेक्शन जीते थे, कहीं ना कहीं वो हुर्रियत का कुछ तो सपोर्ट पीडीपी को मिला था, जिस वजह से जीत दर्ज
की थी और आज जो कुछ हुर्रियत लीडर्स मेन स्ट्रीम में आ भी रहे हैं तो वो पीडीपी ज्वाइन कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखो, बात ऐसी है, 2002 से जब से हमारी पार्टी बनी है, खासकर एनसी के खिलाफ जो हालात एनसी ने 90 के दशक में रखा, जो बेरोजगारी भ्रष्टाचार बढ़ा था, उसी को देखते हुए ये पीडीपी का गठन हुआ था। उस पीडीपी के गठन में शांति प्रक्रिया तब से शुरू हुई है। उसमें अच्छी बात है कि अगर हुर्रियत के लोग आ रहे हैं और अच्छे लोग आ रहे हैं, लोगों के काम करने के लिए आ रहे हैं, और पार्टी को चुना जा रहा है कि जिसमें लोगों के काम किए जाएंगे, लोगों की आवाज को आगे तक पहुंचाया जाएगा, तो इसमें तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। तो आने वाला समय पीडीपी के लिए बहुत अच्छा होगा, इतना मैं कहता हूं। महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौर हुकूमत जम्मू कश्मीर में रहा है वो सबसे बदतरीन दौर रहा है, क्या कहेंगी? देखिए, मुझे लगता है महबूबा मुफ्ती साहिबा को ये मैंडेट उनके पास नहीं है, बल्कि ये मैंडेट लोगों के पास है। वही सच जानते हैं, वही उन्होंने ही हर किसी का दौर देखा है, चाहे पीटीपी का दौर, चाहे बीजेपी का दौर, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौर। और उस दौर के बेसिस पर ही जो लास्ट इलेक्शन हुए, हमारी किसी की जमानत जब्त नहीं हुई, बल्कि उन पार्टीज की हुई जो आज बढ़ चढ़कर एक सिनेरियो, एक स्मोक स्क्रीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं हमारी पार्टी के खिलाफ। तो लोगों ने अपना मैंडेट दे दिया। जब लोक सभा के इलेक्शन थे, उसमें मोर देन 35 सीट्स पर जो सरे फेरिस्त थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। अगर लोगों को ये चीज होता कि नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे साथ गलत किया है, तो वो उनको मैंडेट नहीं देते। तो मुझे लगता है ये चीजें जो है ये लोगों को डिसाइड करने दे दीजिए, वो अपना मैंडेट खुद चुन लेंगे। ताहिर साहब, ये बता दीजिए इस बात में कितनी सच्चाई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोशिशें की थी 2014 में और उसके बाद 2 साल तक लगातार ये एनसी की तरफ से बीजेपी को ऑफर आए थे कि वो उनके साथ अलायंस फॉर्म करें, उनके साथ गवर्नमेंट बनाए। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस आप ही के पार्टी देवेंद्र राणा ने ये बयान दिया है। देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सियासत में रहने के लिए, पावर में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब, बीजेपी को ऑफर मिला था नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, अलायंस बनाने का ऑफर मिला था नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। मैंने देवेंद्र राणा साहब का बयान नहीं सुना है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कई मर्तबा ये कोशिश की थी, बातचीत में भी थे बीजेपी के साथ 2014 और उसके बाद 2 साल तक लगातार, ताकि वो बीजेपी के साथ अलायंस बना के जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाए। क्या इसमें सच्चाई है? बिल्कुल इन चीजों में सच्चाई है। मैं और बहुत सारी चीजों में बात करने वाला हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो पॉलिटिकल पार्टी है जो बहुत लंबे टाइम से पावर में नहीं है। ये जम्मू कश्मीर को अपने आप को जम्मू कश्मीर का सुल्तान समझा करते थे। इन्होंने तो जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि ये दिन आएंगे, और इस टाइम पे इन लोगों की हालात बहुत खराब है। ये कभी पीडीपी के ऊपर उंगली उठाएंगे, कभी बीजेपी के ऊपर उठाएंगे। पर इनके हालात कैसे खराब है? अभी नीलोफर साहिबा ने भी कहा कि लोकसभा में तो इनकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर थी दीगर पार्टियों से, आपकी भी पार्टी से। देखिए पहले इन्होंने ये ऐलान किया कि हम पार्लियामेंट के इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उमर साहब ने इन्होंने कहा जब तक 370 नहीं आएगा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, जब तक स्टेट नहीं बनेगी मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। बहुत कंफ्यूज रहते हैं वो। फिर इन्होंने असेंबली इलेक्शन के टाइम पे कह दिया अब तो मुझे इलेक्शन लड़नी नहीं है। और फिर इन्होंने साथ में ये भी बयान दिया कि 370 को लाने के लिए हमें 100 ईयर्स लगेंगे। बाबा, आप कश्मीर की आवाम को क्यों गुमराह करते हो? जिस चीज का आपको एहसास नहीं है कि कितने साल में आप ला सकते हो, 100 साल की बात करते हो। कांग्रेस के साथ इन्होंने अलायंस कर लिया। एनसी ने वजाहत की थी कि उनका मतलब था कि 100 साल भी क्यों ना लग जाए, 70 साल तो इनको लगे थे हटाने में, 100 साल भी क्यों ना लग जाए, हम कोशिश जारी रखेंगे। बिल्कुल, देखिए अवाम को गुमराह करने के लिए कोई भी हथकंडा उमर साहब भी अपना सकते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी अपना सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर के अंदर हालात खराब करने के लिए, अवाम को खराब करने के लिए, बच्चों के हाथों में पत्थर देके, पत्थरबाजी करा के अपनी सरकारें चलाई हैं। और इस चीज का जवाब कश्मीर का आवाम इनको इस असेंबली इलेक्शन में देगा। इस टाइम पे ये लोग समझ चुके हैं कि आने वाले दिन 10 अक्टूबर के बाद अच्छे नहीं होंगे। जब ईवीएम से रिजल्ट आएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में रिजल्ट नहीं आएगा। उसी चीज की पुखलाहट सामने आ रही है। आज इनको राम माधव साहब के ऊपर भी टिप्पणी करने की वजह मिल गई। पीडीपी के साथ फिर हमारा नाता जोड़े, घर बैठ के ये रिलेशंस बना रहे हैं। नीलोफर साहिबा, इस पर आपका कमेंट चाहूंगी।
देखिए, मुझे लगता है जो ताहिर साहब कह रहे हैं, मुझे नहीं पता ये किन ख्यालों की दुनिया में रह रहे हैं, किन आधार पर ये चीजें कह रहे हैं। ये हमें मालूम होना चाहिए, जब एक पार्टी कोई लीडर छोड़कर चला जाता है या कोई भी इंडिविजुअल चला जाता है, वो कोशिश करता है उसी पार्टी को मैलाइन करना जिसने उसको बनाया हुआ है, जिसने उसको प्लेटफॉर्म दे दिया, जिसने उसको नाम दे दिया, जिसने उसको हर कोई चीज दे दी। वो कोई आधार नहीं है। जब हम अनकंडीशनली किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते। जब हम इंडियन ब्लॉक का हिस्सा है तो ये अनकंडीशनली ये प्रूव करता है हम किसी बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते। ये बिल्कुल क्लियर है, साफ है। आपकी तरह नहीं कि हम जब तक आपके साथ कोई आदमी खड़ा है तो वो नेशनल है, और जब आपको छोड़ देता है वो एंटी नेशनल हो जाता है। कल तक मुफ्ती सईद साहब जो थे या महबूबा मुफ्ती जो थी, वो आपके लिए नेशनलिस्ट उतने ही थे जितने आप थे। जब आपकी इक्वेशन खत्म होगी वो एंटी नेशनल हो गए। जब आपकी इक्वेशन खत्म हो जाती, आप टैग लगाते हैं। हमें उन कमेंट्स में नहीं जाना। आप हाल ही के जो इलेक्शन हुए हैं उस वक्त आपको कैंडिडेट भी नहीं मिले, ये सब जानते हैं। आपने क्या परफॉर्म किया। ताहिर साहब ये बता दीजिए कि अब वापस तो राम माधव साहब आ चुके हैं, और क्योंकि उनका रिकॉर्ड भी जम्मू कश्मीर को लेकर के काफी बेहतरीन रहा है बीजेपी के हक में, और अब माना जा रहा है कि क्योंकि ज्योग्राफिकली भी उनको बेनिफिट हो सकता है जो डिलिमिटेशन प्रोसेस हुई है उसके बाद। लेकिन ये जो एक बात रखी जा रही है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में आरएसएस कहीं ना कहीं पीछे हट गई थी बीजेपी से, तो अब ये वापस ये एक एंट्री और एक वापस सपोर्ट आरएसएस का एक वापस असर्शन हो रहा है, ये उसकी तरफ भी इशारा है, या इसको और किस तरह से देखें? देखिए, आरएसएस कभी भी भारतीय जनता पार्टी से पीछे नहीं हुई, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं। और आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का जो एक हमारा संगठन का जो एक रिलेशन है, सदियों पुराना रिलेशन है। देखिए, राम माधव ने ये ओपिनियन तो जरूर लिखा था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि इस बार जो मैंडेट मिला है इससे हमें सबक सीखना चाहिए कि पॉलिटिक्स जो है वो ह्यूमिलिटी उसमें होनी चाहिए, सिविलिटी उसमें होनी चाहिए। काफी क्रिटिसिज्म तो हुआ था आरएसएस की तरफ से। देखिए, नहीं, आरएसएस की तरफ से कभी क्रिटिसिज्म नहीं हुआ। आरएसएस ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मोहन भागवत ने भी जून में बयान दिए थे। देखिए मोहन भागवत साहब ने भी हमेशा, देखिए वो हमारे बड़े हैं हमारे संगठन के, और आरएसएस वो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है देश की, जिसने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को सही रास्ता दिखाया, सही मुद्दों के ऊपर बात करने का बताया, और सबको साथ लेके चलने की बात। ठीक है, बहरहाल राम माधव की एंट्री जम्मू कश्मीर में, देखिए राम माधव साहब पार्टी के बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, संगठन के बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, और जहां जहां पूरे देश में उनकी जरूरत पड़ती है वो जाके काम करते हैं। और इस टाइम पे जम्मू कश्मीर में उनका आना बिल्कुल अभी क्रूशल वक्त है जम्मू कश्मीर के लिहाज से भी, क्योंकि असेंबली चुनाव है और इतने सालों बाद हो रहा है। डॉक्टर